कर्म मर्म मंत्र ही यही कहा, महान प्राण प्राणवारी के तुम ही खोजते, नमामि विश्व वंदनीय यंतः माँ स्वतंत्रते। सादर अभिवादन। सुखाड़िया स्मृति व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। यह सौभाग्य का विषय है कि भारतीय ज्ञान संपदा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित इस स्मृति व्याख्यान में हमारे बीच में प्रेरणादायी युग विभूतियाँ, जिनका मार्गदर्शन सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में श्रीमान हरिभाऊ बागड़े जी, माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर सुनीता जी मिश्रा, यशस्वी कुलगुरु मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, और कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में माननीय श्री अतुल भाई कोठारी, सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं। जैसी प्रोटोकॉल की स्थापित परंपरा है, कार्यक्रम राष्ट्रगान के साथ आरंभ होगा। आप सभी से आग्रह है अपने स्थान पर खड़े हों। कार्यक्रम में जिनका मार्गदर्शन मिलना है, माननीय अतुल भाई कोठारी जी हमारे बीच में पधार गए हैं। राष्ट्रगान के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े रहें। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अतिथि वृंद से माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन का अनुरोध। माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष आदरणीय अतिथिगण दीप प्रज्वलन करेंगे। हम अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर प्रस्थान कर सकें। भारत की स्थापित परंपरा, ज्ञान संपदा की स्थापित परंपरा, माँ शारदे का आशीर्वाद लेते हुए अतिथिगण। देवी ओमिया खोमिया ईश नारी, देवी धारणी मुंड त्रिभुवन धारी, देवी शब्दा रूप ओम रूप सीमा, देवी वेद पारक धरणी ब्रह्मा, देवी सप्तमी अष्टमी नौम नुजा, देवी चौथ चौदस पूनम पूजा, देवी सरस्वती लक्ष्मी महाकाली, देवी कर्ण विष्णु ब्रह्म कमाली, देवी वैष्णवी महेशी ब्रह्माणी, देवी इंद्राणी चंद्राणी रंद्राणी, देवी नार सिंधी वराही व्याख्याता, देवी इला आधार यासुर हाता, देवी वमरी डूंगरी रन वने, देवी थूमड़े लिंबड़े थन थने, देवी झंगरे चाछरे झब झबे, देवी अम्बरे अंतरिंखे अलंबे, देवी आत्मा रूप काया चलावे, देवी काया रे रूप आत्म खिलावे, देवी रूप वसंत रे वन राजे, देवी आग रे रूप तू वन दाजे, देवी नीर रे रूप तू आग ठारे, देवी तेज रे रूप तू नीर हारे, देवी ज्ञान रे रूप तू जगत व्यापी, देवी जगत रे रूप तू धर्म थापी। ऐसी ज्ञान की देवी और धर्म की स्थापना करने वाली माँ शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन कर आशीर्वाद प्राप्त किया आदरणीय अतिथिगण से। सभी से अपने स्थान पर खड़े होने और कुल गीत के उपरांत ताली न बजाने के आग्रह के साथ कुल गीत। शील ज्ञान विज्ञान कर्म संगम को कोटि नमन, सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिमा कल्याणी, विद्या विंदते अमृतम उपनिषदों की वाणी, यह प्रताप की कर्म भूमि के माथे का चंदन, मीरा
निष्काम भक्ति से है अटूट बंधन। श्री एकलिंग जी, श्रीनाथ जी, चार भुजा बेणेश्वर, सूफी संतों की धरती में माना एक ईश्वर। वीर भूमि के ज्ञान पीठ का सागर शतवंदन, यहाँ साधनारत प्रतिभाएं ज्योतिर्मंत बने। राष्ट्र धर्म का स्वर विजयी हो महिमावंत बने। मुक्त गगन में आदर्शों की पुण्य ध्वजा फहरे। जनमानस में ज्ञान ज्योति का दिव्य प्रकाश भरे। ज्ञानदायिनी मूर्तिमंत महिमा का अभिनंदन। युवा शक्ति हो सत्यनिष्ठ संकल्पित अंतर्मन। वीर भूमि के ज्ञान पीठ का सागर शतवंदन। शील ज्ञान विज्ञान कर्म संगम को कोटि नमन। कोटि नमन, कोटि नमन, कोटि नमन। बहुत धन्यवाद। अतिथि देवो भव, यह हमारी परंपरा है। इस परंपरा के निर्वहन में सर्वप्रथम मेरा आग्रह विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा से कि वे आज के आयोजन के मुख्य अतिथि श्रीमान हरिभाऊ जी बागड़े, माननीय राज्यपाल राजस्थान का, साफा, शॉल, पुष्पगुच्छ, पुस्तक और स्मृति चिन्ह द्वारा अभिनंदन करें। माननीय हरिभाऊ बागड़े जी बचपन से ही राष्ट्रवादी विचारों के लिए समर्पित रहे हैं। आप कुल 6 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 2014 से 2019 तक आप महाराष्ट्र विधानसभा के माननीय अध्यक्ष रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में नाना उपनाम से तथा भारत की राजनीति में शुचिता व वैचारिक प्रतिबद्धता के आप प्रमुख हस्ताक्षर है। महाराष्ट्र की सरकार में विभिन्न मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। इस समय आप राजस्थान के माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति सुखाड़िया विश्वविद्यालय के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। यह सौभाग्य का विषय है कि ठीक 1 वर्ष पूर्व आज ही के दिन 31 जुलाई 2024 को आपने राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ली थी। एक बार पुनः आपका बहुत अभिनंदन, स्वागत। इसी श्रृंखला में मेरा आग्रह छात्र कल्याण अधिष्ठाता एवं इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर सूर्यवीर सिंह भाणावत से कि वे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा मैडम का स्वागत, अभिनंदन करें। प्रोफेसर सुनीता मिश्रा, आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा तत्पश्चात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में अपना अकादमिक और प्रशासनिक योगदान दिया है। 18 वर्षों के लंबे प्रोफेसर काल में आपको देश एवं दुनिया के अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। 20 से अधिक पुस्तकों का आपने लेखन किया है। 40 से अधिक शोधार्थियों का अब तक आपने PhD में मार्गदर्शन किया है। सरलता, सौम्यता व ज्ञान की प्रतिमूर्ति प्रोफेसर मिश्रा संप्रति आयोजक विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलगुरु के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रही है। मैडम, बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसी कड़ी में मेरा आग्रह प्रोफेसर KB जोशी, अधिष्ठाता विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय से कि वे इस व्याख्यान के मुख्य व्याख्यानदाता डॉक्टर अतुल भाई कोठारी का विश्वविद्यालय की ओर से अभिनंदन करें। डॉक्टर अतुल भाई कोठारी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी है। देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा तथा माँ, मातृभूमि एवं मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं, ऐसे ध्येय वाक्यों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में प्रेरक व्यक्तित्व है। आपने अभी तक 12 पुस्तकों का लेखन किया है। 142 से अधिक शोध पत्र जो मुख्यतः शिक्षा पर केंद्रित है आपके प्रकाशित हुए हैं। 2015 में अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में आपका संबोधन हुआ है। अनेक विश्व हिंदी सम्मेलनों में
आपकी विशेषज्ञ के रूप में प्रेरक उपस्थिति रही है। 2021 में मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़ ने आपको विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा आपको प्रतिष्ठित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस समय आप शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। माननीय का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। जिन श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया की स्मृति में इस विश्वविद्यालय का नाम है और जिनकी स्मृति में प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय सुखाड़िया स्मृति व्याख्यान आयोजित करता है, हमारे लिए बहुत आदर का विषय है कि ऐसे सुखाड़िया परिवार से आदरणीय श्री नीलिमा जी सुखाड़िया और दिलीप जी सुखाड़िया हमारे बीच में है। मेरा आग्रह प्रोफेसर मीरा माथुर जो डायरेक्टर विश्वविद्यालय FMS है कि वे आएँ और आदरणीय नीलिमा जी का स्वागत और वंदन करें उपरने के द्वारा और तुलसी के पौधे के द्वारा। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आदरणीय नीलिमा जी का स्वागत। इसी श्रृंखला में मेरा निवेदन विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर वर्धीचंद जी गर्ग से कि वे आए और सुखाड़िया परिवार से हमारे बीच में आदरणीय दिलीप जी सुखाड़िया उपस्थित है, उनका विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप दोनों का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे लिए ये भी सौभाग्य का विषय है कि इस शहर के ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र के अनेक प्रतिष्ठित शिक्षाविद इस कार्यक्रम में हमारे बीच में है। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार कर्नाटक हमारे बीच में है। बांसवाड़ा गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केशव सिंह जी ठाकुर हमारे बीच में है। राजस्थान विद्यापीठ के कुलगुरु प्रोफेसर शिव सिंह जी सारंग देवोत हमारे बीच में है। अभी कुलगुरु का कार्यकाल पूर्ण कर अपने गृह शहर में पधारे प्रोफेसर कैलाश जी सोढ़ानी साहब हमारे बीच में है। सिंघानिया विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर पृथ्वी यादव हमारे बीच में है। विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल में राज्यपाल महोदय के नॉमिनी प्रोफेसर राजीव जी सक्सेना हमारे बीच में है। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। विश्वविद्यालय के डीन डायरेक्टर्स, संकाय सदस्य, शोधार्थी, विद्यार्थी और इस शहर के प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिकों का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और इसी कड़ी में मेरा निवेदन विश्वविद्यालय की माननीय कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा मैडम से कि वे स्वागत भाषण और विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। प्रोफेसर सुनीता मिश्रा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के आज के कार्यक्रम को सुशोभित कर रही हैं राजस्थान के राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय श्री हरिभाव बागड़े जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री डॉक्टर अतुल कोठारी जी, राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्याय नई दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल एवं एकेडमिक परिषद के सदस्यगण, विश्वविद्यालय के समस्त डीन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और सभी संकाय सदस्य, सम्मानीय अतिथिगण जो कि मेरे साथियों हैं। आज प्रोफेसर ठाकुर साहब हैं, सारंग देवर सर हैं जो कि सब कुलगुरु हैं, कर्नाटक सर और सोडानी सर, उनको विशेष यहाँ पे सभी आने के लिए कष्ट किए, बहुत अच्छा लगा। और उपस्थित शिक्षाविद, गणमान्य नागरिक और बंधुओं, एलुमनी, मीडिया कर्मी, बंधुओं, प्रिय विद्यार्थियों एवं उन्हें के अभिभावक गण, आप सभी का आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का ये पुनीत अवसर हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है जब माननीय हमारा राज्यपाल और कुलाधिपति जी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है।
विश्वविद्यालय के प्रगति विकास के और विभिन्न गतिविधियों के सफल संचालन में आपका आशीर्वाद सदैव मिलता है। मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। आज इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर अतुल कोठारी जी का भी हृदय से और मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। माननीय अतिथि के ये सम्मुख ये विवेचना करना चाहती हूँ कि हमारा ये विश्वविद्यालय 40 विभाग है और इस विभागों में लगभग 19,000 विद्यार्थी अध्ययनरत है। मुझे आपके सम्मुख ये निवेदन करते हुए खुशी हो रहा है कि हमारा विश्वविद्यालय विगत दिनों में अपना NAAC इवैल्यूएशन और जो है पूरा करवा दिया और A ग्रेड मिली है। हमारे शिक्षकों कैरियर ये अवार्ड में कैरियर एकेडमिक कैरियर पदोन्नति में इनको भी ये खूब अच्छा सराहनीय प्रयास किए थे और 131 शिक्षकों के कैश प्रमोशन में स्टेज प्रमोशन के प्रक्रिया में पूर्ण किया और शीघ्र ही हम कैश के और प्रोफेसर पदों को भी आपका आशीर्वाद से ही बहुत जल्दी इसका पदोन्नति प्रक्रियाधीन है और इसको कर लेंगे। हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक रूसा एवं अन्य फंडिंग एजेंसी के माध्यम से शोध परियोजना के सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं। रूसा सेकेंड में ये जो है हमारा रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कैरियर हब में इसमें राशि 50 करोड़ हमारा यहाँ पे मिला हुआ है, जिसमें कि कुल व्यय 29 करोड़ है। वर्तमान में हमारे विश्वविद्यालय में कुल 70 से ऊपर वो डिफरेंट परियोजनाएं एंड जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें रिसर्च इनोवेशन में 56 और कैरियर हब में 14 है। रूसा सेकेंड प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारे विश्वविद्यालय में प्रमुख उपलब्धियां में हमारा 96 वो जो है वो वर्कशॉप हुई है, सेमिनार कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है एवं 6 हमारा जो जितने भी यहाँ के कर्मचारी ये उसी में पुस्तक बुक चैप्टर प्रकाशित हुई है। 106 शोध पत्रिका में भी प्रकाशित हुई है। विश्वविद्यालय के रूसा के तहत विभिन्न प्रकार के वर्मी कंपोस्ट ट्रेनिंग, प्लेसमेंट यूनिट, कंप्यूटर लैब, फिनिशिंग स्कूल एंड ऑल्सो अकाउंटेंसी laboratory, accounting software, DSK Central Instrumentation Facility, Apple Certified Laboratory और जियोस्पाटिकल टेक्नोलॉजी सेंटर आदि प्रमुख है। रूसा प्रोजेक्ट में भी हमारा NMR, GCMS, RT-PCR, IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फ्लैश क्रोमेटोग्राफी, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, HPLC, जेल डॉक सिस्टम, नैनो ड्रॉप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, 2D जेल फोरोसिस आदि सम्मिलित है। और साम्स के द्वारा सभी चीज़ हमारा ऑनलाइन है, जो कि हमारा फाइल ट्रैकिंग, पेंशन, रिक्रूटमेंट, सैलरी, एडमिशन, प्रोफाइल जितना फैकल्टी मेंबर्स का, ऑनलाइन एफिलिएशन, ऑनलाइन प्री एडमिशन, ऑनलाइन रिजल्ट, बिल ट्रैकिंग सिस्टम और एग्ज़ाम फॉर्म बजटिंग, गेस्ट हाउस मैनेजमेंट, स्टोर एंड परचेस, ये सभी कन्वोकेशन मैनेजमेंट सब ऑनलाइन। तो ये भी इसी मॉड्यूल द्वारा ही ये संभवपर है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट नवंबर 2024 में हमारा बहुत सारे यहाँ पे MOU हुआ है, जिसमें कि जनगणना संचालन निदेशालय राजस्थान
और उसी के साथ साथ डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन द्वारा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के बीच समझौता ज्ञापन MOU हुआ है। गुजरात से मिनरल रिसर्च इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी सोसाइटी GMDC गांधीनगर और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के साथ भी MOU किया गया है। साथ में इंदिरा IVF और इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेंगलोर के साथ भी वो MOU हुआ है। मुझे ये बात करते हुए बहुत खुशी होता थे और बताने में खुशी हो रहा है, NEP जो कि पीयर ग्रुप में राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर को उच्च स्थान मिला है। इस प्रकार विश्वविद्यालय के शिक्षा, शोध, नवाचार और शोध परियोजना के दिशा में सक्रियता से कार्य कर रहा है और माननीय का आशीर्वाद और प्रेरणा हम नई ऊर्जा से कार्य का प्रेरणा देता रहता है। एक बार आप सभी को मेरा हृदय से आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत धन्यवाद माननीय कुलगुरु का। मित्रों, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है, उसकी एक चिट्ठी होती है। ज्ञान भारत की चिट्ठी है, भारत की नियति है। जब दुनिया की GDP का 18% हिस्सा भारत का था, तब भी भारत की पहचान अर्थ की बजाय ज्ञान आधारित रही है। जब अशोक या समुद्रगुप्त के समय भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य क्षमता थी, तब भी भारत की पहचान सैन्य की बजाय ज्ञान केंद्रित ही रही। मध्यकालीन शासकों के निरंकुश अत्याचारों से ज़्यादा पीड़ा भारत में इस बात की रही कि उन्होंने हमारे विश्वविद्यालयों को नष्ट किया, हमारे पुस्तकालयों को जलाया। भारत किसी अन्य अंग्रेज अधिकारियों को उतना नहीं कोसता जिन्होंने इस देश का निर्मम शोषण किया, जितना वह मैकाले को कोसता है जिसने हमारी ज्ञान परंपरा पर हमला किया। ऐसी भारत की ज्ञान संपदा पर उद्बोधन के लिए हमारे बीच में माननीय डॉक्टर अतुल भाई कोठारी है। मैं बहुत आदर के साथ आग्रह करता हूं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय के जिस नाम से इस विश्वविद्यालय है, उसी की स्मृति में आयोजित इस व्याख्यानमाला के मंच पर उपस्थित और इस कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ वागड़े जी, अपने विश्वविद्यालय की सम्माननीय कुलपति सुनीता जी, सभागार में उपस्थित अन्य कुलपतिगण, सुखड़िया परिवार के विद्वज्जन, सभागार में उपस्थित सभी आचार्य बंधुओं बहनों, प्रिय छात्र भाई और बहनों, ऐसे किसी भी महापुरुष के जीवन पर कुछ विचार व्यक्त करना ये एक बड़ा सौभाग्य का विषय होता है और वो अपने आप पर संस्कार करने वाली बात होती है। और मोहनलाल सुखड़िया जी ने राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, स्वतंत्रता के संघर्ष में और शिक्षा क्षेत्र में जो योगदान दिया है, उसका बार बार स्मरण करने का अवसर भी हमको मिलता है। मैं अनेक विश्वविद्यालय में निवेदन करता हूं जब भी जाता हूं तब, कि जिस महापुरुष के नाम से विश्वविद्यालय का नाम रखा जाता है, तो जब बच्चे प्रवेश लेते हैं तब उसको प्रवेश के साथ साथ एक ब्रोशर, एक पत्रक बनाकर देना चाहिए कि मोहनलाल सुखड़िया कौन थे। जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने जा रहे हैं, जिसके नाम से विश्वविद्यालय है, उसको तो हम जानने समझने का प्रयास करें। तो मैं इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति और आप सभी से भी निवेदन करता हूं कि अगर इस दिशा में यहाँ भी एक प्रयास किया जाता तो बहुत सार्थक होगा। विषय आज का है भारतीय ज्ञान परंपरा। बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर इस व्याख्यान का आयोजन किया गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब हमारे सामने प्रस्तुत हुई, मैं आशा करता हूं कि आप सभी विद्वानों ने उसका अध्ययन किया होगा, और नहीं किया होगा तो करना चाहिए। उसका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के लास्ट पैरे में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य के बारे में बताया गया है। वो भी लगभग 8.5-9 लाइन का पैरा है। उसको मैं एक लाइन में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है कि जो विचार से, बौद्धिकता से और कार्य व्यवहार से भारतीय बने। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो विचार से, बौद्धिकता से और कार्य व्यवहार से भारतीय बने। किसी भी देश की शिक्षा नीति या और भी कोई नीति उस देश के केंद्रित हो, इसमें कोई नई बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत के लिए नई बात है ये, कि स्वतंत्रता के 70 साल बाद जो नीति आई, उसमें पहली नीति ऐसी आई कि जिसका आधार भारतीयता है। और इस नीति में कहा गया है कि शिक्षा के हर स्तर पर भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश करना चाहिए। लेकिन आज तो प्रश्न है कि भारतीय ज्ञान है क्या? क्योंकि पिछले 250 साल की जो शिक्षा व्यवस्था हमको दी गई है, दुर्भाग्य स्वतंत्रता के बाद भी वही शिक्षा व्यवस्था में हम पढ़ाई करते रहे। आज से 20-25 साल पहले तो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करने वाला कोई विद्वान मानते ही नहीं थे, उसको तो किनारे कर दिया जाता था। लेकिन हम जैसे कई संस्था, संगठनों ने इस पर लगातार कार्य किया और सौभाग्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी इसका संज्ञान लिया, और आज देश में काफ़ी इस पर चर्चा, चिंतन, बहस और कार्य प्रारंभ हो गया है। कुछ लोग IKS की भी कहते हैं, तो मैं इस पर स्पष्टता करना चाहता हूँ। IKS यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम। जब से इंडिया शब्द भारत में आया, तब से तो हमारी ज्ञान परंपरा समाप्त हो गई है। जो अभी परंपरा, ज्ञान परंपरा चल रही है, वो तो वही इंडिया की है, नई लाने की जरूरत नहीं फिर तो कोई। भारत शब्द का एक अर्थ है, भा यानी प्रकाश, प्रकाश यानी ज्ञान का प्रतीक, रत यानी प्रवृत्त, जो ज्ञान में प्रवृत्त है, ऐसे भारत, ऐसे भारतीय लोग हम हैं। और इंडिया का अर्थ आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देख लीजिए, गूगल में डालिए, तो पुराना अर्थ तो बहुत भयानक था। चोर, लुटेरे, जिन्होंने चर्च में शादी नहीं की है, ऐसे लोग इंडियन हैं। और अभी भी जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का अर्थ है, लेटेस्ट डिक्शनरी में भी, उसमें भी क्या लिखा है कि दक्षिण एशिया का देश है भारत, इंडिया, और वो पहले अंग्रेजों के आधिपत्य में था, आज भी वो राष्ट्रकुल का सदस्य है। यानी आज भी वो अपने अपमानित करने वाली बात ही बता रहे हैं। और इंडिया शब्द का अर्थ तो मैं हजारों लोगों से पूछ तक थक गया, कोई बता नहीं रहा है। शब्द का शाब्दिक अर्थ कोई नहीं बता रहा। जैसे भारत का मैंने बताया, हमारे तो हर नाम का अर्थ होता है। तो इसलिए इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा मोह है बोलने का, तो भारतीय नॉलेज सिस्टम का ही है। IKS के बदले BKS कहिए शॉर्ट में। ये प्रार्थना करता हूँ आपसे, बाकी तो आप लोगों को निर्णय करना है क्या बोलना। लेकिन आनंद की बात है कि यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा विषय रखा गया है। भारतीय ज्ञान का जब शिक्षा में समावेश करना है, तो पहले तो भारतीय ज्ञान है क्या वो समझने पड़ेगा। और भारतीय ज्ञान की बात करनी तो भारतीय तत्वज्ञान, दर्शन, फिलोसॉफी क्या है भारतीय। अगर एक ही शब्द में कहना है तो हमारा मूल आधार है आध्यात्मिकता। आदि अनादि काल से हमारे यहाँ इस पर चिंतन चलता रहा। व्यक्ति, सृष्टि, प्रकृति, इस विश्व का आपसी संबंध क्या है, और सबके चिंतन आधार पर से एक बात हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने सुनिश्चित की कि मूल बात है, कोई एक तत्व है जिससे सारी सृष्टि का सृजन हुआ है। कोई ईश्वर कहते, कोई भगवान कहते, कोई गॉड कहते, अलग अलग नाम कहते थे। हम कहते हैं ब्रह्मा सृष्टि के पिता हैं,
तो ये जो एकत्व की परिकल्पना है, ये हमारा मूल आधार है, जिसको इंग्लिश में, वैसे इंग्लिश ट्रांसलेशन सही तो हो नहीं सकता, लेकिन समझने के लिए वननेस कहते हैं लोग। तो एक ही तत्व है, उससे सारी सृष्टि का सृजन हुआ है। और ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में सबसे पहले व्यवहार आचरण की बात आती है। वसुदेव कुटुंबकम दुनिया में किसी देश ने नहीं कहा, किसी समाज ने नहीं कहा, भारत ने कहा। क्यों कहा? कि सभी एक ही पिता के संतान है, तो कोई पाकिस्तान में है, कोई अमेरिका में है, कोई चाइना में, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। और सिर्फ मनुष्य तक नहीं, चर अचर, पशु प्राणी, जीव जंतु, सबने हमने परिवार सबको माना। इसलिए सुबह हम जग कर पहले चींटियों को आटा डालते थे, पक्षियों को दाना देते थे, पानी देते थे, कुएं में पानी भरने जाते थे तो होद में एक बाल्टी अपने लिए निकालते थे, तो एक बाल्टी होद में डालते थे पशुओं के लिए। महिलाएं पहली रोटी किसको देती थी? गाय को देती थी। क्यों यह सब? क्योंकि यह सब हमारे परिवार के सदस्य है, तो उसका पालन पोषण करना, उसको सहयोग करना हमारा दायित्व है। तो वैश्विक स्तर की संकल्पना वसुधैव कुटुंबकम से लेकर आम जन, भले ही वो पढ़े लिखे नहीं थे, ज़्यादा सिद्धांत नहीं समझते थे, इनके जन जन ने व्यवहार में ये बातें सारी थी। आज भी है कुछ मात्रा में। इस परिकल्पना से एक चिंतन निर्माण हुआ, एक मनोविज्ञान का जन्म हुआ, मूल्य निर्माण उसके हुए, और इसको धारण करके जीवन में आचार व्यवहार में उतरने वाले एक समाज का निर्माण हुआ। समान रूप से आचार विचार व्यवहार करने वाले समूह को ही एक समाज और उससे निर्माण हुई एक संस्कृति कहा जाता है। वो भारतीय संस्कृति है। संस्कृति का तात्पर्य सम्यक कृति, एक समान कृति करने वाले लोगों का एक समूह, वो संस्कृति है। और हमारी सनातन संस्कृति है। सनातन का तात्पर्य है नित्य नूतन, चिर पुरातन, नित्य नूतन। हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति है। हमारे सारे सिद्धांत है, चाहे शिक्षा के सिद्धांत को, चाहे हमारे संस्कृति के सिद्धांत हो, मूलतः वो शाश्वत सत्य है। तो वो तो पुरातन है, लेकिन आज के आधुनिक आवश्यकता के अनुसार उसको ढालना, ये हमारे सामने बड़ी चुनौती है कि शिक्षा के जो आधारभूत सिद्धांत हमारे हैं, उसको आज की शिक्षा व्यवस्था में कैसे स्थापित करना है। और इस पर हजारों हजारों ग्रंथ हैं आज भी हमारे पास में। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, जैनों का आगम कहो, ऐसे अनेक संप्रदाय धर्मों में हमारे यहाँ आधारभूत ग्रंथ है। और जिन्होंने भारतीयता के आधार पर देश पे काम किया, देश और दुनिया में, उन सबों ने इसी को आधार मानकर कार्य किया है। वो चाहे स्वामी विवेकानंद हो आध्यात्मिक क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में श्रीनिवास रामानुजन हो, आर्यभट्ट हो, भास्कराचार्य हो, कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में प्रफुल्ल चंद्र राय हो, इन सबों ने इसी को आधार बनाकर कार्य किया है। और भारत में नहीं, दुनिया में भी। हमारे पास एक पुस्तक है, भारत क्या है, इस पुस्तक का नाम है। पुस्तक क्या है कि दुनिया के नोबेल विजेताओं ने, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, महापुरुषों ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय भाषाओं के बारे में क्या कहा है, वो विथ रेफरेंस उस पुस्तक में है। और उसमें अनेक महापुरुषों ने वेद उपनिषदों का उल्लेख किया है उसमें। इसका तात्पर्य है कि उन्होंने इसका अध्ययन किया है। इस मुख पुष्ट पर कोटेशन है, आइंस्टाइन का है। आइंस्टाइन ने कहा कि भारत के ऋषि मुनियों ने गणित का ज्ञान अगर दुनिया को नहीं दिया होता, जीरो डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति किसने दिया दुनिया को,
तो आज साइंस और टेक्नोलॉजी में जो शोध अनुसंधान रिसर्च हो रहे हैं वो असंभव होता, संभव ही नहीं होता। इस प्रकार के श्रेष्ठ ज्ञान से हमको पिछले 250 साल से वंचित रखा गया और दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद भी हमको वंचित रखा गया। इसको पुनर्स्थापित करने की बात है। संपूर्ण देश की व्यवस्था में उसको पुनर्स्थापित करना है तो किसी भी देश की नींव शिक्षा एजुकेशन होता है, क्योंकि जिस शिक्षा व्यवस्था से आदमी निकलता है उसको फिर भारतीय ज्ञान परंपरा की 25 साल बाद बात करेंगे तो वो तो चाहे इकोनॉमिक्स की बात करो, चाहे समाजशास्त्र की बात करो, चाहे किसी भी विषय की बात करो, तो वो तो सिद्धांत वही रटे हुए हैं उन्होंने, जो पश्चिम के विद्वानों के सिद्धांत है वही। बाद में मुश्किल है बदल करना। जैसा आज भी हम उपयोग करते हैं ना धर्मनिरपेक्षता शब्द, अभी कितना भयानक शब्द है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष कोई समाज कैसा हो सकता है? धर्म को हमने संप्रदाय रिलीजन के संदर्भ में कर दिया अनुवाद। धर्म हम तो व्यवहार में तो ठीक ही उपयोग करते हैं। किसी पड़ोसी को हमने मदद की तो वो कहते हैं धन्यवाद, तो कहते काहे का धन्यवाद भाई साहब, ये तो मेरा पड़ोसी धर्म था। तो कर्तव्य के भाव में ड्यूटी के संदर्भ में हमारे यहां धर्म है, और जन जन में जब धर्म था, छोटी छोटी बातें हैं। बहुत साल से मैं सब्जी लेने नहीं गया, पहले जाता था, छोटा था तब। तो मान लो 2 केजी भिंडी लिया, दोनों तराजू समान हो गए तो न्याय है। लेकिन वो भिंडी देने वाली महिला, सब्जी वाली महिला 2 भिंडी और डाल देती थी। क्यों? कि गलती से भी कम ना आपको हो जाए। दूध देने वाला आते थे, मान लो 2 लीटर दूध लिया है तो 2 लीटर के बाद थोड़ा और डाल देते थे। तो वो सब्जी वाले का धर्म था, वो दूध वाले का धर्म था। इसलिए मिलावट की बात तो कल्पना में ही नहीं थी उस समय। उल्टा कम न मिले इसलिए थोड़ा ज्यादा आपको दे देते थे। आज धर्म को हमने सब समाज के सारे क्षेत्र से बाहर निकाल लिया है। सारे क्षेत्रों में अधर्म का साम्राज्य हो गया। मिलावट, भ्रष्टाचार, ये सब भयानक ढंग से आगे बढ़ता गया। तो इस दृष्टि से शब्दों का भी विचार करना है इस सारे बातों में। शब्दों के अर्थ होता है, अर्थों के भाव होते हैं, उसके आधार पर रचनाएं होती है। तो इस प्रकार की जो ज्ञान परंपरा, श्रेष्ठ ज्ञान परंपरा है, पूरी दुनिया उसके लिए लालायित है। जर्मन में एक विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग खुलता है तो जितना सीट थी उससे कई गुना ज्यादा एप्लीकेशन आ जाते हैं। हमारे यहाँ संस्कृत डिपार्टमेंट बंद हो रहे हैं। आज तक तो हम यही कहते साइंस वाला संस्कृत नहीं पढ़ सकता है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद छूट मिल गई है, क्योंकि सारा हमारे ज्ञान का आधार संस्कृत है, कि संस्कृत में अधिकतर ज्ञान है हमारा। मूल टेक्स्ट अगर देखना है किसी ने, और आप सब विद्वान जन है, आपने पाठ्यक्रम पर काम करना है, तो मूल टेक्स्ट ही देखनी पड़ेगी। अच्छी बात है आज सभी भाषाओं में भी उपलब्ध हो गए हैं सारे ग्रंथ। तो इस प्रकार के श्रेष्ठ ज्ञान जो हमारे थी, इसके वारिस हम लोग हैं, इसका स्वाभिमान होना चाहिए हमको। जब एडिसन ने ग्रामोफोन की शोध की तो उनको लगा कि किसी बड़े विद्वान के हाथ पहला वॉइस रिकॉर्ड किया जाए इसमें। तो गए मैक्स मुलर के पास में। मैक्स मुलर कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैक्स मुलर ने कहा कि हम दोनों बैठकर रिकॉर्ड कर लेंगे, इसके बदले ऐसे कोई फंक्शन आयोजित किया जाए उसमें करे तो एडिसन तो खुश हो गया, हाँ ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। तो एक ऐसा फंक्शन आयोजित किया गया और उसमें सारी तैयारी हो गई। सब बड़े उत्सुक थे क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था, रिकॉर्ड होगा वॉइस। तो सारी तैयारी हो गई, वो समय आ गया और मैक्स मुलर ने पहला शब्द कौन सा रिकॉर्ड किया बोले तो अग्नि मीड़े पुरोहितम। दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्नि मीड़े पुरोहितम। लोगों ने तालियां बजाई।
लेकिन समझ में नहीं आया, संस्कृत समझते नहीं थे वो। फिर मैक्स मुलर ने अनुवाद किया अंग्रेजी में इसका, तो लोगों ने फिर खड़े होकर तालियां बजाई और मैक्स मुलर ने कहा कि भारत के ऋषि मुनियों को मैं प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान हम दुनिया को दिया। उस श्रेष्ठ ज्ञान को पुनर्स्थापित करने की बात है। और शिक्षा में जब भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश करना है तो सबसे पहली बात तो आती है पाठ्यक्रम की बात, सिलेबस, करिकुलम। करिकुलम में क्या क्या बातें सुधार करनी है। कई जगह यूनिवर्सिटी में मुझे कहते हैं हमने सारी शिक्षा नीति लागू कर दी, पाठ्यक्रम भी नए बन गए। आसान नहीं है पाठ्यक्रम नया बनना। समग्रता से पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार में हम 1.5 साल से काम कर रहे, तब पहले साल का पाठ्यक्रम में कुछ अच्छी करने की सफलता मिली है, पूरी नहीं मिली है जी। हमने कहा है कि आगे लंबे समय काम करना पड़ेगा इसका। पहली बात तो यह करनी पड़ेगी कि आज पाठ्यक्रम में क्या क्या गलत बातें हैं, इसको निकालने की बात करनी पड़ेगी। राजस्थान सरकार ने सुधार किया, अच्छी बात है कि पहले तो अकबर महान है वही पढ़ाया जाता था, महाराणा प्रताप महान नहीं, अकबर महान, जिन्होंने देश को लूटा, जिन्होंने देश को कत्लेआम की। और अभी 8वीं पुस्तक में एनसीईआरटी ला रही है तो बड़ा हो हल्ला देश में हो रहा है। तथाकथित सेक्युलरिस्ट लोग हमारे यहाँ बहुत है ना। तो गलत बात है क्या क्या ये पहले निकालनी पड़ेगी पाठ्यक्रम से। फिर हर पुस्तक का पहला पाठ उस विषय के भारतीय इतिहास होना चाहिए। मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में भारत का हिस्ट्री क्या है ये पहला पाठ होना चाहिए, तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर जितना आज साहित्य उपलब्ध है वो डाले, प्रमाणिक है बिल्कुल, जिसके तथ्य है सब हमारे सामने है, उसी को ही डालना है। आज पुष्पक विमान डालने की जरूरत नहीं है, मैं कहता हूं, क्योंकि लोग मांगेंगे आज विज्ञान का युग है, प्रमाण क्या है पुष्पक विमान का, आप बताओ। लेकिन हाँ, सबसे आधुनिक जमाने में भी पहली बार विमान उड़ाने का प्रयास ठाणे के एक सज्जन ने किया था, वो डाल सकते हैं आप। तो ऐसे प्रमाण के साथ जो बात है वो डालना है। प्रफुल्ल चंद्र राय का केमिस्ट्री तैयार है, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, आधुनिक केमिस्ट्री के जनक माने जाते हैं प्रफुल्ल चंद्र राय। श्रीनिवास रामानुजन का मैथमेटिक्स डाल सकते हैं, तैयार है अपने पास। वैदिक मैथमेटिक्स आप डाल सकते हैं, तैयार है। तो ऐसा हर विषय में इसका पूरा विचार करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बीच में कहा, शब्द कौन सा उपयोग करना है। धर्म को इंग्लिश में भी धर्म ही लिखना चाहिए, DHRA में। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी धर्म को धर्म ही लिखा गया, रिलीजन नहीं लिखा गया है। धोती को धोती लिखा गया है, गुरु को गुरु ही लिखा गया है वहां इंग्लिश में भी। मोक्ष का साल्वेशन लिखते हैं, वो कोई सही ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन चलो समझने के लिए मोक्ष लिखे रोमन में भी और कोष्टक में साल्वेशन लिख दे। धीरे धीरे 2-4 साल में समझ जाए तो कोष्टक फिर छोड़ देंगे। तो शब्दों क्या क्या उपयोग करना है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा है पाठ्यक्रम में, आज हमारे पाठ्यक्रम में हायर एजुकेशन में 5% भी प्रैक्टिकलिटी नहीं है। दक्षिण कोरिया में 97% प्रैक्टिकलिटी है। मैं कहता हूं 100% ला सकते। तो हर पाठ के बाद एक्टिविटीज होनी चाहिए, गतिविधि होनी चाहिए कि आचार्यों ने पढ़ाया, बच्चों ने पढ़ा, बाद में व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में करना क्या है। आज तो करने की बात है ही नहीं हमारे यहाँ। एनवायरमेंट साइंस में बच्चा PhD हो गया, लेकिन उनका आप प्लास्टिक के कप में गर्मा गर्म चाय पीते हुए देख सकते हो। प्लास्टिक का कप पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है छोड़ दीजिए, लेकिन स्वास्थ्य के लिए भयानक हानिकारक है, मालूम है। आज देश और दुनिया में जो कैंसर धड़ल्ले से बढ़ रहा है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है। प्लास्टिक की बोतल पानी की पीते हैं ना आजकल हम, मिनरल वाटर बहुत अच्छा होता है ऐसा मानते हैं हम। अमेरिका में 3 कंपनियों के बोतल पर सर्वे हुआ, अध्ययन हुआ। अमेरिका का पानी हमसे कितना अच्छा होगा क्वालिटी में, आप सब समझ सकते हैं। सर्वे का निष्कर्ष क्या है, अध्ययन का निष्कर्ष क्या है
कि एक बोतल में 2.5 से 3.5 लाख प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स मिले हैं। वो सीधा रक्त में मिक्स हो जाता है, आपको मालूम भी नहीं होता है। आज हमारा सबका अगर रिसर्च किया जाए शरीर का, तो कितना प्लास्टिक निकलेगा कहना मुश्किल है शरीर में। ये कैंसर देश और दुनिया में बड़ा, पहले कहते हैं सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, इसके कैंसर होता है। ऐसा आज नहीं रहा। महिलाओं को क्यों होता है? महिला तो नहीं खाती है सब। इसका मूल कारण ये एक है। तो प्रैक्टिकलिटी पाठ्यक्रम में सारी लानी चाहिए, तभी तो उसका उपयोग होगा। दूसरा बात है कि पेडागोजी में भारतीयता कैसे लानी है, शिक्षण शास्त्र में, अधिगम प्रक्रिया में। आज तो एक ही प्रक्रिया चल रही है, लेक्चर। इसलिए पहले लेक्चर शब्द था ना हायर एजुकेशन में, शब्द तो बदल गया, लेक्चर नहीं बदले अभी भी। तो कई कुलपति मुझे कहते हैं कि बच्चे क्लास में नहीं आते, क्या करें तुल जी? मैंने कहा क्यों आएंगे? तो क्या आप कह रहे? मैंने कहा हाँ मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा वही रटे रटाए लेक्चर चलते रहेंगे तो क्यों आएंगे? वो आज के बच्चे बहुत बुद्धिमान है, वो कहते हैं आपसे अच्छे लेक्चर तो यूट्यूब पर है, क्यों इसलिए यूनिवर्सिटी क्लास में आने की जरूरत है? ये आचार्यों के सामने, प्रोफेसर शिक्षकों के सामने बहुत चैलेंज है। हमारे यहाँ तो 32 टाइप ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी थी, 32 प्रकार की पढ़ाने की पद्धतियाँ थी। बच्चे को हर दिन लगता है कि आज कुछ नया होगा, आज कुछ नया होगा, तो एक बच्चा क्लास से बाहर नहीं रहेगा। इसमें भारतीयता कैसे लाना, इसका भी विचार करना पड़ेगा। शिक्षा का आधारभूत रहे लक्ष्य है चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का समग्र विकास। आज देश और दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी क्राइसिस है वो है क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर। टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की है, वहां के भी मैनेजमेंट के लोग चिंतित थे, क्योंकि वहां से निकले हुए टॉप लेवल के साइंटिस्ट होंगे, इंजीनियर होंगे, चार्टर अकाउंटेंट होंगे, आईएएस होंगे। अच्छे आईएएस, अच्छे चार्टर अकाउंटेंट, अच्छे डॉक्टर, ये तो सब मिल जाता है, लेकिन चरित्रवान ये सब मिलता है क्या? तो प्रश्न है। और होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये दो बात कर दो, बाद में उसको इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, प्रोफेसर बनना, उद्योगपति बनना, वो सब अपने आप कर लेंगे बच्चे। इसलिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। आज हमको नया शब्द लग रहा है, विदेश में तो चल रहा है, लेकिन हमारी परंपरागत तो ये सब बातें थी। एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन में भारतीय दृष्टि क्या लाना है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा है 360 डिग्री इवैल्यूएशन, इंग्लिश में कहा है। इसका तात्पर्य है कि समग्र सर्वांगीण मूल्यांकन, 360 दिन का 3 घंटे में मूल्यांकन, इससे भयानक मूल्यांकन की व्यवस्था दुनिया में कहीं हो नहीं सकती है। इसमें बच्चे को कुछ घर में कुछ हो गया है, तबीयत खराब हो गई, तो हम उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। समग्र मूल्यांकन की बात है। नालंदा विश्वविद्यालय में कहते हैं कि बच्चा एंट्री लेता था तो जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड बैठता था, आज की भाषा में चौकीदार, वो पहले साक्षात्कार लेता था। आज एसी में बैठ के हम साक्षात्कार लेते, वो नहीं। वो देखता था बच्चा की चाल ढाल, बोलने की पद्धति, व्यवहार, आचार, कैसे बोलता है, व्यवहार करता है, बिहेवियर करता है, सब देखकर वो कुलपति को रिपोर्ट करता था। और इसमें से 70% बच्चे बाहर निकल जाते थे। वहीं से इवोल्यूशन शुरू होता है। आज दुनिया के विश्वविद्यालयों में, टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में मार्कशीट के आधार पर एडमिशन नहीं दिए जाते हैं। वो देखते हैं कि इतना बच्चा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, वैल्यूज क्या है उसमें, स्किल कितनी है, अदर एक्टिविटीज में कितना आगे है, ये सब देखकर उसको एडमिशन देते हैं। तो हमारी बात दुनिया के यूनिवर्सिटी ने पकड़ ली, हम भूल गए। उस पर काम करने की जरूरत है। शिक्षा नीति में कहा है, शिक्षा नीति लागू हो गई, सब कहते हैं। कल आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर और वाइस चांसलर की मीटिंग थी एआईसीटी में, हमने बुलाई थी। मैंने पूछा कि ये काम किसी ने किया है? परीक्षा मूल्यांकन के सबसे टॉप लेवल के संस्थान है वो देश के, किसी ने हाथ नहीं लगाया इस पर। अभी भी एक सेमिनार संगोष्ठी इस विषय पर नहीं हुआ है देश में कहीं आज तक, क्योंकि आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख समस्या की जड़ वहां है, एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन में। इसमें भारतीयता लाने की बात है। शिक्षा नीति ने कहा है कि संवैधानिक मूल्य, भारतीय मूल्य, नैतिक मूल्यों का समावेश शिक्षा में करना है। क्या है आज हमारी शिक्षा व्यवस्था में? वो नैतिक मूल्यों की बात करनी है, आध्यात्मिकता की बात करनी है।
सारे व्यवस्थापन में, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन में ह्यूमन फेस उनका होना चाहिए। यही भारतीय दृष्टि है। सारी व्यवस्थाएं जो आज हमारी है, इस भारतीय है क्या? मुझे एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि भारतीयता है नहीं क्या? मैंने कहा सरल समझने के लिए दो बात कहता हूं मैं आपको, कि जो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है और जो पर्यावरण के लिए अनुकूल है वो भारतीय है। ये दो बात की जांच करके प्रयोग करिए कोई भी चीज का जीवन में। क्षमा करिए, मैं किसी की टीका टिप्पणी नहीं करता, देश भर सार्वत्रिक है, लेकिन डनलोप के गद्दे हम उपयोग करते हैं, सोफा उपयोग करते हैं, वो भारतीय है क्या? नहीं है। जब बैक पेन होता है, डॉक्टर मना करते हैं, तब फिर हार्ट बेड लेने गोश्त ढूंढने जाते हैं। और डनलोप भयानक नुकसान करता पर्यावरण के लिए भी है। तो घर, परिवार, संस्थानों में सब जगह इसका विचार करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का एक बहुत समग्र चिंतन है। समय के कारण मैं अभी ज़्यादा नहीं करता हूं, लेकिन इस पर बहुत व्यापक चिंतन, चर्चा, बहस और उसको फिर क्रियान्वित करने की बात करनी पड़ेगी। शिक्षा में आध्यात्मिकता की जो बात है, आध्यात्मिकता का आज क्या तात्पर्य हम करते हैं? आध्यात्मिकता तो साधु संत महात्माओं का काम है, ऐसा नहीं है। दुनिया में एकमात्र राष्ट्र आध्यात्मिक राष्ट्र माना जाता है, वो भारत राष्ट्र है। क्यों? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था आध्यात्मिकता के बारे में कि निस्वार्थ भाव से कोई भी कार्य करना वो आध्यात्मिकता है। इसलिए जो शुरुआत में मैंने कहा कि पक्षियों को दाना डालना है, चींटियों को आटा डालना है, पहली रोटी गाय को देनी है, आदि आदि बातें, ये हमारे समग्र व्यवहार में थी। सारी जीवनचर्या में, दिनचर्या में सारी बातें थी। हर बात में हम दूसरे का विचार करते थे। यही निस्वार्थता है। इसलिए शिक्षा नीति में कहा है कि हर यूनिवर्सिटी को, हर विद्यालय, महाविद्यालय को गांव एडॉप्ट करना है। बच्चों को सोसाइटी के साथ, समाज के साथ कनेक्ट करना है। तो बच्चों में निस्वार्थ भाव, सेवा भाव स्वाभाविक आ जाएगा। एक बार एक आमिर खान का एक वीडियो में देख रहा था, तो कह रहा था कि हर व्यक्ति बच्चे को क्या पूछते हैं, माँ बाप भी, कितने परसेंटेज आए, कॉलेज स्कूल में भी कितने परसेंटेज आए, पड़ोसी भी वही पूछेंगे, सगे वाले भी वही पूछेंगे। तो बच्चा को लगता है कि जीवन में परसेंटेज के सिवाय कुछ बात महत्व की है ही नहीं, इसलिए कम आ गया है, कम आने की संभावना लगती है, बच्चा सुसाइड कर देता है बेचारा। लेकिन उन्होंने कहा बच्चे को कभी ये पूछते हैं माँ बाप या शिक्षक या और लोग कि भाई आज तुमने किसी के सहायता के लिए कुछ काम किया क्या, किसी को मदद की कि आज तुमने कुछ किया? अगर बच्चों को ये शुरू से पूछेंगे तो बच्चे उसको महत्व मानने लगेंगे। सामान्य लोगों के लिए यही आध्यात्मिकता है। जो जितना निस्वार्थी है उतना वो आध्यात्मिक है। और दूसरी बात आध्यात्मिकता की है कि हु एम आई, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा जीवन का तात्पर्य क्या है, इस पृथ्वी पर मेरे अस्तित्व का क्या तात्पर्य है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि वननेस की बात जो है, एकत्व की परिकल्पना की बात है, उसी प्रश्नों से उसका उत्तर मिला है। तो आज तो हमारा जीवन बहिर्मुखी हो गया। प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति क्या बोल रहे हैं, इस पर हम रोज टीका टिप्पणी करते हैं, कर सकते हैं, लोकतंत्र में जीते तो अधिकार है हमारा कोई। लेकिन मेरा आज 24 घंटे कहा गया, इसके लिए 10 मिनट 5 मिनट सोचने का समय मिलता है दिन में क्या कभी? जब तक अंतर्मुखी नहीं बनेगा तब तक व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं बन सकता है। तो शिक्षा के साथ कैसे जोड़ना है, मैंने बीच में उदाहरण दिया, उसका उदाहरण है। इसलिए ये होलिस्टिक अप्रोच है सारा, कि एक बात से कई बातें निष्पन्न होनी चाहिए। ये होलिस्टिक अप्रोच की बात शिक्षा नीति ने कही है कि हर पाठ के बाद एक्टिविटीज, गतिविधियां होगी
तो शिक्षक और बच्चे दोनों सोचेंगे कि मुझे क्या करना है, व्हाट इज माय ड्यूटी, मुझे व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, समाज में क्या करना है। तो धीरे धीरे वो अंतर्मुखी बनेगा, दुनिया से क्या करना है वो नहीं सोचेगा वो। आज तो यही सोच बनती है कि सरकार क्या करेगी, यूनिवर्सिटी क्या करेगी, दूसरे के बारे में हम सोचते हैं, हम क्या करेंगे, वो सोच मुश्किल है, क्योंकि हमारी शिक्षा की व्यवस्था ऐसी है इसीलिए। लेकिन हर पुस्तक में, हर पाठ के बीच में इसी प्रकार की बात होगी, तो दिन में 6 लेक्चर होगा तो 6 लेक्चर में यही बात आएगी, मुझे क्या करना है, मेरा रोल क्या है, मेरा दायित्व क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है। अपने अंदर देखने लगेगा बच्चा, शिक्षक, बच्चे सब। और अपने अंदर जो अंतर्मुखी बनता है, धीरे धीरे अपना मूल स्वरूप क्या है, मूल स्वरूप हमारा क्या है, आत्मा है। और आत्मा किसका स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। तो जो अपने आत्मा से नजदीक था वो परमात्मा के नजदीक जाता है और उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। फिर ये आध्यात्मिक दृष्टि से जिनको महापुरुष मानते हैं ना, चाहे मोहनलाल सुखड़िया जी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे डॉक्टर हेडगेवार हो, चाहे विवेकानंद हो, अनेक नाम ले सकते हैं। वो क्यों महापुरुष और हम क्यों सामान्य व्यक्ति है, क्योंकि वो ऐसे अंतर्मुखी थे। वो मुझे क्या करना चाहिए वो सोचते हैं, दुनिया को क्या करना चाहिए उसकी चिंता नहीं करेंगे। इसलिए स्वयं अपने को क्या करना चाहिए वो चिंता करते हैं। तो उन्होंने भी किया और दुनिया ने इसका अनुकरण किया। हर बच्चे हमारा यूनिक है, हर बच्चे में कुछ न कुछ प्रतिभाएं पड़ी है। जब बच्चे अंतर्मुखी बनेंगे तो बच्चे अपने आप भी समझेंगे और उनके आचार्य भी समझेंगे। कोठारी कमीशन ने कहा था ना, 64 कोठारी जी यहीं के थे, दौलत सिंह कोठारी राजस्थान के ही। कोठारी कमीशन रिपोर्ट में कहा था कि कक्षा कक्ष में ही, क्लासरूम में ही राष्ट्र का निर्माण होता है। इसका तात्पर्य क्या है कि क्लासरूम में राष्ट्र निर्माता बने पड़े हुए हैं, पहचानने की आवश्यकता है। हर बच्चा 99%, 90% नहीं ला सकता है। विराट कोहली को उनके पिताजी ने सोचा होता कि विराट को डॉक्टर बनाना, तो क्या होता, न विराट डॉक्टर बनता, न दुनिया को अच्छा क्रिकेटर मिलता। लेकिन उनके माँ बाप ने, उनके आचार्यों ने पहचाना कि ये अच्छा क्रिकेटर बनता है, उनको बनाओ। इनके पास कौन सी डिग्री है, कौन पूछता है तुम्हारे पास कौन सी डिग्री है। तो हर बच्चे में ऐसी क्वालिटी होती है। जब बच्चे अंतर्मुखी बनेंगे, हम भी बनेंगे, तो उनकी क्वालिटी को पहचान पाएंगे। और आज जितनी अधिक शिक्षा लेती है और अधिक प्रश्न निर्माण कर रहे हैं देश और दुनिया के लिए। लेकिन इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होगी तो वो समाधान निर्माण, समस्या का समाधान निर्माण करने वाले बच्चे निर्माण होंगे। आज समस्या हमारे पास व्यापक है, व्यक्ति की समस्या है, परिवार की है, समाज की है, देश और दुनिया की है। ढूंढने का प्रयास नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि समस्या का समाधान हम बाहर ढूंढ रहे हैं। समाधान बाहर नहीं, समाधान अंदर है। जब अंतर्मुखी बनेगा तो अपने आप समाधान ढूंढेगा। ऐसे अपने व्यक्तिगत जीवन श्रेष्ठ करते हुए सामाजिक, देश और दुनिया की समस्या के समाधान, समस्याओं के समाधान, चुनौतियों को अवसर में परिवर्तित करने वाले बच्चे निर्माण करने वो चाहिए। ये शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा से संभव है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा का शिक्षा में समावेश की बात शिक्षा नीति ने कही है। भारतीय ज्ञान हमारा ज्ञान है, इसलिए भावनात्मक विषय नहीं है। आज देश और दुनिया के सामने जो जो चैलेंजेस है उसका सॉल्यूशन इसमें है। क्यों दुनिया ने सर पर योग को बिठाया? मैं अमेरिका गया तो देखा कि भारत से ज्यादा केंद्र अमेरिका में खुले हुए। इंग्लैंड में तो हाई सोसाइटी के लिए योग माना जाता है क्योंकि इतना कॉस्टली है। हमारे यहाँ फुकट में योग मिलता है तो हमको कीमत नहीं है उसकी। मुस्लिम राज्य देशों ने योग स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि आज जो मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी चुनौती वैश्विक मानव समुदाय के सामने है, उसका समाधान किसी भी मेडिकल साइंस में नहीं है। ये उन्होंने सबने अनुभव कर लिया।
और योग में इसका समाधान है। ऐसे प्रत्येक समस्याओं का, चुनौतियों का, चैलेंजेस का सॉल्यूशन भारतीय ज्ञान परंपरा है। दुनिया की सोच क्या है कि समस्या खड़ी होती है फिर हम समाधान ढूंढने निकलते हैं। कोरोना आया, समाधान ढूंढ रहे, अभी तक तो मिला नहीं। भारतीय ज्ञान परंपरा यह है कि समस्या खड़ी ही ना हो, और खड़ी होती है तो समाधान उपलब्ध हो हमारे पास। इसलिए पूरी दुनिया भारतीय ज्ञान से लालायित है। प्रश्न ये है कि दुनिया को जो इस ज्ञान देने वाले हम लोग, हम लालायित है क्या? क्योंकि दुनिया को यह ज्ञान देने का काम हम ही कर सकते हैं। बस मैं पुणे गया था तो एक फिजिक्स के प्रोफेसर मिलने आए थे मुझे। उन्होंने कहा कि 2 जर्मन के प्रोफेसर मिलने आए थे उनको, तो शाम के समय मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि आप मंत्र विज्ञान पर क्यों काम नहीं कर रहे आप लोग? जर्मन के प्रोफेसर हमारे प्रोफेसर को कहते हैं। बात करते करते उन्होंने घड़ी देखी तो शाम का समय हो गया, तो नीचे बैठ गए वो लैपटॉप खोलकर और अग्निहोत्र करने लगे बैठे बैठे। थोड़ी देर पूरा हुआ, फिर चेयर पर बैठ गए। तो अपने प्रोफेसर ने पूछा कि भाई हमसे तो आप ज़्यादा ये सारा जानते, तो आप क्यों इस पर काम नहीं करते, मंत्र विज्ञान पर? तो जर्मन के प्रोफेसर ने जो उत्तर दिया कि हम नहीं कर सकते। तो क्यों? हमारा काम फर्स्ट हैंड काम नहीं होगा, क्योंकि आपके रक्त में जिन ऋषि मुनियों ने कार्य किया है उसका रक्त, उसके संस्कार आप में है, हम में नहीं है वो। इसलिए ओरिजिनल काम तो आप लोग ही कर सकते हैं। तो जब तक हम भारत के लोग ये नहीं काम करेंगे, और भारत के लोग यानी शिक्षा क्षेत्र के लोग, हमारे आचार्य जिसको हम प्रोफेसर, टीचर, कुलपति जो भी कहें, इसलिए अंतिम निवेदन करता हूँ कि कम से कम हमारा एक विषय जो है, मेरा मैथमेटिक्स है, मेरा मनोविज्ञान है, मेरा फिजिक्स है, इस विषय में भारतीय ज्ञान क्या है उसका अध्ययन हम प्रारंभ कर सकते हैं क्या? तभी तो भारतीय ज्ञान लाने की बात आएगी सिस्टम में। तो इस दिशा में हम सब प्रयास करें। और शिक्षा नीति ने जो अपेक्षा की है कि शिक्षा नीति के पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने से देश की शिक्षा बदलेगी। हमारा एक ध्येय वाक्य, एक देश को बदले तो शिक्षा को बदलो। जैसा नागरिक समाज राष्ट्र चाहिए वैसी शिक्षा होनी चाहिए। आज ऐसी है क्या? प्रश्न है। तो शिक्षा नीति के पूर्ण क्रियान्वयन से, यानी पूर्ण क्रियान्वयन का मूल आधार भारतीय ज्ञान परंपरा है। इसको लागू करने से देश की शिक्षा बदलेगी, और देश की शिक्षा बदलेगी तो जैसा समृद्ध, शक्ति संपन्न, विकसित विश्वगुरु भारत हम चाहते हैं, वो इन्हीं आंखों से स्वप्न साकार करते हुए हम देख सकते हैं। इसी स्वप्नों को संजोकर शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेश के लिए हम सब प्रतिबद्ध, कटिबद्ध होकर कार्यरत हो, ऐसी आप सबसे विनम्र प्रार्थना। मुझे इस महत्वपूर्ण आयोजन में आपने निमंत्रित किया, मेरे विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है, इसलिए सम्मान्य कुलगुरु और आप सभी विश्वविद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। जानने का अर्थ है काम को अपने हाथ में लेना, और कार्यरत होने का मतलब है अपने आप को समाज के पुनर्निर्माण में लगाना। आपके उद्बोधन से हम लाभान्वित हुए, और माननीय कुलगुरु मैडम के निर्देशन में अगले अकादमिक सत्र तक विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान संपदा का पेपर अनिवार्य रूप से आरंभ होगा। आपके प्रति बहुत आभार, केवल इसलिए नहीं कि आपने अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से हमारे लिए समय निकाला, अपितु इसलिए भी कि आपने अपना पूरा जीवन भारतीय ज्ञान संपदा, शिक्षा और भारतीयता के लिए सतत संघर्ष में स्वाहा किया। आपके प्रति बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। मित्रों, मुझे बहुत बार माननीय राज्यपाल महोदय को सुनने का अवसर मिला, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जिस विषय पर आज ये व्याख्यान आयोजित हुआ है, भारतीय ज्ञान संपदा, उसके जीवंत दस्तावेज के रूप में माननीय राज्यपाल महोदय है। मैं पूरे सदन की ओर से आदरपूर्वक आग्रह करता हूँ कि वे हम सब का पाथेय प्रदान कर अनुग्रहित करें। माननीय राज्यपाल महोदय। मंच पर उपस्थित डॉक्टर अतुल जी कोठारी जी, प्रोफेसर और कुलगुरु सुनीता मिश्रा जी,
सुखड़िया परिवार से उपस्थित श्रीमती नीलिमा जी सुखड़िया जी, दीपक जी सुखड़िया, अन्य कुलगुरुगण, आचार्यगण, कर्मचारीगण, छात्र छात्राएं, सभी अभिभावक भाइयों और बहनों, इसके पहले हमने यहाँ कुंभा भवन का लोकार्पण भी किया है। उसका लोकार्पण हुआ ये मैं पहले बता देता हूँ। और कुंभा के बारे में तो आपको कुछ नई बात बताना ऐसा नहीं है। कुंभा राजा भी थे, संगीत प्रेमी भी थे और बहुत सारे कलाओं के प्रेमी थे, और इसीलिए अभी यहाँ भी उनके नाम से एक भवन बना है। आज का जो विषय है तो भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये भारत की प्राचीन और समृद्ध बौद्धिक परंपरा एक विशाल संग्रह है। मुझे भारत की प्राचीन जो शिक्षा है वो समृद्ध बौद्धिक परंपरा का एक विशाल संग्रहालय, ग्रंथालय। इसे विज्ञान, कला, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, आयुर्वेद, योग, वास्तुकला, साहित्य, कृषि, अर्थशास्त्र और विभिन्न जीवन पद्धतियों के संबंधित ज्ञान शामिल है। शिक्षा मंत्रालय तहत भारतीय ज्ञान प्रणाली एक विशेष प्रभाग भी है जो इसके संरक्षण व अनुसंधान व प्रसार को बढ़ावा देता है। अतः ये जो मैंने बताया है कि विज्ञान हो, वास्तुकला हो, भौगोलिक भूगोल हो, शास्त्र, अतः इसमें जो संशोधन किए लोगों ने, भारत में हुए संशोधन, भारत में हुए उसका ज्ञान और विश्व में किसी और देश में हुआ होगा तो आपके ध्यान में आएगा कि सबसे पहले भारत में इसका ज्ञान मिला है, उसका लिखान हुआ है। आयुर्वेद हो और कोई ऋग्वेद में तो इसके बहुत से परिणाम भी दिखे हैं। अभी आप सोचते होंगे कि इलेक्ट्रिक का शोध अगस्त्य ऋषि ने उसमें लिखा है, वो संस्कृत काव्य है और संस्कृत काव्य में उन्होंने लिखा है कि बीज या बिजली कैसी तैयार होती है, कैसी तैयार करना। अगस्त्य ऋषि तो कोई आज 100, 200, 400 साल के नहीं, हजारों साल के पुराने हैं। और अगस्त्य ऋषि का जो लिखान है वो कोई अभी किसी ने उसको विरोध भी नहीं किया और उसको कुछ झूठा भी नहीं बोला। और ऐसे ऋषि में अभी उसका वो श्लोक का भारतीय जो संस्कृत जानने वाले लोग हैं, प्रोफेसर है, उन्हीं को वो भेजे थे और उनको भी बहुत दिन लगा ये उसका अर्थ निकालने को लिए। तो इतना गहन अर्थ उसमें है। तो ऐसी एक कला, ऐसी एक विज्ञान की मालूमात उससे अपन दिखाई देते हैं। दूसरी बात ये है कि अपन ये भी भारद्वाज भी अपन बार बार उनका उल्लेख करते हैं। अतः भारद्वाज ने विमान बनाने की प्रणाली जो है वो बताइए
उन्होंने विमान शास्त्र इसका भी उल्लेख उनके किताब में किया है। वो किताबें कहीं कहीं नहीं अभी भी अपने को मिलती है। और ऐसे में उन्होंने किया जो लिखा। और मुंबई में हमारा एक तड़पड़े नाम का इंजीनियर था और वो भी ऐसा ही, वो इंजीनियर शिवंकर तड़पदे, उन्होंने 1895 में चौपाटी पे विमान तैयार किया, वो उड़ाया भी। लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको क्रश कर दिया और बोला दोबारा ऐसा कुछ किया तो जेल में डाल दूंगा। अभी मुंबई में भी अभी भी साक्षीदार है लोग, अभी नहीं रहे, लेकिन उन्होंने लिखा है बाद में कि ऐसा प्रयोग हुआ था, उसके फोटो भी हैं। तो ये विमान का जो शोध लगा है उन्होंने लिखा है, भारद्वाज ने बहुत पहले लिखा है। लेकिन अपने को जो व्यवहार में लाने के लिए उसी का तो वैसा समय नहीं था, क्यों सभी देश पे कोई एक राजा नहीं था, सभी देश पे वो कोई एक शासक नहीं था, जो हजारों शासक थे देश में, और उनकी शासक पद्धति थोड़े थोड़े गांव की होती है। तो उतना उसके पास उतना खर्चा करना, ये करना असंभव था। लेकिन उन्होंने शोध तो लगाए, उनको जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, ज्ञान से और से उन्हें लिख कर दी लगा, आपने उसका प्रयोग नहीं किया। इसीलिए वहाँ जबकि परिस्थिति नहीं थी, और जो परिस्थिति आ गई तो भारत 1000 साल तक वो लड़ते रहा। और तुम्हारे मेवाड़ को तो सब मालूम है, मेवाड़ को तो सब मालूम कितनी लड़ाई मेवाड़ ने की है। अरे पहली लड़ाई यहाँ की 712 में बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम को, वो तो आया था गजनी से, वहाँ तक उसको खदेड़ा, वहाँ तक खदेड़ा, छोड़ा नहीं। बप्पा रावल गजनी तक गया और वहाँ से फिर वापस आया, उसको वहाँ तक खदेड़ दिया उसने। यहाँ इतिहास आपको सबको मालूम है। और ऐसी परिस्थिति में ये जो वो जो शोध लगाए उसका प्रयोग करने में थोड़ी देरी हो गई, या वो समय नहीं था उस समय का, ऐसा भी हुआ था। और ये जो अपने पास जो विश्वविद्यालय थे, विश्व में 6 विश्वविद्यालय थे, उसमें से 2 विश्वविद्यालय भारत में थे। तक्षशिला था, विक्रमशिला था, नालंदा तो बाद में बना। और ये तक्षशिला में आर्यभट्ट भी पढ़े हैं, उनका भी रिकॉर्ड है कि तक्षशिला में आर्यभट्ट ने भी ज्ञान प्राप्त किया। इसका उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके किताब में किया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी किया है कि वो तक्षशिला वगैरह थी। और वो बहुत बाहर के भी लोग यहाँ आते थे। बाहर के जो लोग आते थे तो बाहर के लोग आते थे, वो संस्कृत सीखते थे, और संस्कृत सीखकर ये सब सीखते थे, ये सब अभ्यास करते थे, क्यों वहाँ केवल संस्कृत में सब शिक्षा देते थे। वो तक्षशिला में या विक्रमशिला में तो बाहर के लोग भी पढ़ते थे, और बाहर के लोगों को संस्कृत आता है तो ये किताबें उन्होंने भी लेके गई, नहीं ऐसा नहीं। आज भी हमारे राजस्थान में बाहर का कोई प्रोफेसर, इधर मुझे तो ध्यान में नहीं आया, आपके किसी में आए क्या ध्यान में कि अमेरिका का रहने वाला है, राजस्थान में प्रोफेसर है, इंग्लैंड का रहने वाला है, गोरा वो राजस्थान में प्रोफेसर है, ऐसा कोई दिखा? मुझे तो नहीं दिखा। लेकिन आज भी अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, हमारे भारतीय लोग वहाँ प्रोफेसर भी है, डीन भी है, सब करते वहाँ है। मेरे भी कुछ परिचित हैं,
मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था तो एक बड़े यूनिवर्सिटी का वहाँ का जो प्रमुख है वो हमारे मराठवाड़ा का नांदेड़ जिले का था। उन्होंने उनके घर को हमको बुलाया था। तो ऐसे अभी भी है। और बौद्धिक क्षमता के बारे में अमेरिका ने बहुत पहले बोलते एक 35 साल हुए, वो एक बौद्धिक टेस्ट ली थी, बौद्धिक टेस्ट। और वो बौद्धिक टेस्ट पे अमेरिका के लोग थे, बाहर के लोग थे, भारत के भी लोग थे। और जो भारत के लोग वहाँ रहने को गए उन्होंने भी भाग लिया था। तो वो बौद्धिक टेस्ट पे पहले 10 जो थे वो सब भारतीय थे, सब भारतीय थे। ये रिकॉर्ड है। और ऐसे बौद्धिक क्षमता में भी भारतीय लोग बहुत आगे थे, आगे भी आज भी है, पहले भी थे। लेकिन हमें उसका पता नहीं लगा। क्यों? हमारे इधर जो कुछ वातावरण था वो वातावरण ठीक नहीं था। हमारे जो गुरुकुल होते हैं, ये गुरुकुल में कितनी भाषा, बहुत सी भाषा सिखाते थे और उसका रिकॉर्ड है। तुम जयपुर में आओगे तो संजय शर्मा नाम का एक वहाँ का ग्रंथालय है। संजय शर्मा नाम का उसके बच्चे का नाम है। उसके पिताजी ने बहुत कष्ट करके अपने देश के जा हस्तलिखित मिले, जा कोई रिकॉर्ड मिला, वो सब ला के रखा। और बहुत अलमारियाँ उन्होंने भर के रखी है। हस्तलिखित भी उसमें है, उसमें लिखा है। आज भी आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि हमारे गुरुकुल में 8 भाषा भी सिखाते थे। कई जगह 16 भाषा भी सिखाते थे, 16 भाषा। तो इतने प्रगल्भ, इतना हमारा देश भी शिक्षा थी। लेकिन हम तो बहुत साल तक दूसरों के कब्जे में थे। बाहर के लोगों ने, मुगलों ने, उसके पहले और लोगों ने जो यहाँ आक्रमण किए उसके खिलाफ ही हम लड़ते हमारा समय गया। और इसीलिए आप जानते कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो शोध लगाए, उसका भी रिकॉर्ड अपने पास है। वास्तुकला तो अपने पास बहुत जगह है। अतः अपनी आज की वास्तुकला नहीं, कई हजार साल के पहले की है। आप देखेंगे हमारे महाराष्ट्र में वो अजिंठा एलोरा है, अजिंठा में जो केव्स हैं वह एक ही पत्थर पे ऊपर से नीचे तक खोद के आए, ऊपर से नीचे तक मूर्ति बनाए और उसको बहुत साल भी लगे। और अजिंठा में जो कलर किया है वो 800 साल से भी ज़्यादा उसकी उम्र है। अभी भी वो कलर दिखता है, अभी भी। ऐसे कुछ झाड़ पत्ते होते उसके कलर बनाते थे। तुम्हारे इधर भी एक पौधा है, मैंने अभी वो राजभवन में लगाया है कि उसका नाम है सिंदूर। वो पौधा, उसका जो कलर लगाया तो वो निकलता नहीं निकलता जल्दी। हाँ, और ऐसे बहुत कलर है उन्होंने पहले लोगों ने शोध लगाए और वो भी अभी तक है। अभी ऐसा कोई कलर है अभी निर्माण हुआ इतने साल तक रहने वाला? कोई नहीं, 1 साल भी टिकता नहीं। तो हजारों साल कहाँ से रहेगा? ये हमारी शिक्षा थी, हमारी परंपरा थी, ये भी आप देखेंगे। और दूसरी ओर मुझे रणकपुर का मंदिर में देखा, राणा कुंभा ने उसको मदद की और 64 साल तक भगवान महावीर जी का मंदिर है, वो 64 साल लगे उसको
और उसमें 64 साल में उसका जो बड़ा, इतना बड़ा मंदिर है, उतना कला कौशल्य देखो, उनकी कारागिरी देखो। अरे कारागिरी तो किसने तुम्हें सिखाई होगी ना, बच्चा जन्मा और कारागिरी आई, ऐसा तो नहीं हुआ। और इसके पहले किसी न किसी ने उसको सिखाई, पढ़ाई, ऐसी कारागिरी देखी जो हमारे पास है। भारत में, दुनिया में कहीं भी ऐसी कारागिरी नहीं है, नहीं है, और कोई अभी बता भी नहीं सकता। इतनी कारीगरी दुनिया में, इतनी ज़बरदस्त शिक्षा हमारे देश में थी। और गणित के बारे में तो आपको सब कुछ जानते हैं, आप बहुत सारे शिक्षाविद लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन आर्यभट्ट हो, ब्रह्मगुप्त हो, भास्कराचार्य प्रथम, भास्कराचार्य द्वितीय, वो त्रिकोणमिति का उन्होंने शोध लगाया, वो तो अंक गणित, बीज गणित भास्कर द्वितीय ने दिए आपने को। महावीर आचार्य श्रीनिवास रामानुचार्य है, और आपने जो पाइथागोरस भी अपन सिखाते। लेकिन पाइथागोरस के पहले बौद्धायन था, बौद्धायन, और बौद्धायन का जो मेथड है वही मेथड पाइथागोरस के, थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा तो नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश में वो बौद्धायन उनको पढ़ाया, डॉक्टर मुरलीधर जोशी ने बहुत कोशिश करके वहाँ उनको पढ़ाने को लगाया था, और उसको बच्चों को ये अच्छा लगा, ये सीधी और अच्छी मेथड है, ये करके उन्होंने वो भी पढ़ाई वहाँ। इतनी पुरानी मेथड बौद्धायन की ये भारत में ही थी, भारत में थी, और भारत में थी तो दूसरों के लोगों ने ली नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खगोल शास्त्र के दृष्टि से भी अपन कुछ कम नहीं थे, खगोल शास्त्र के दृष्टि से अपन कुछ कम नहीं थे, लेकिन उसका लाभ तो दूसरों ने लिया, दूसरों के नाम से आप भी अभी डंका बजा रहे। वो खगोल शास्त्री आर्यभट्ट था, भारतीय खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट को सबको ज़्यादा मानते ही लोग कि आर्यभट्ट खगोल शास्त्र में बहुत काम करते थे। तो ऋग्वेद में खगोल शास्त्र का लिखान है, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके बाजू घूमती, चंद्र उसके बाजू घूमता, ये हमारे ऋग्वेद में भी है। मैं देखा है ऋग्वेद का पन्ना, मुझे जब पता चला कि कौन से कितने नंबर पे वो श्लोक है, मैं मेरे पास भी जो पुस्तक मुझे यहाँ दिए लोगों ने, उसमें देखा और वो सही है। ऋग्वेद के किताब में भी वो सही है, वो किताब उसमें है और वो उसने लिखा है। और ये तो बात सही है कि बाहर के लोगों ने सूर्य के बाजू जो पृथ्वी घूमती है वो 365 दिन घूमती है, 365 दिन। लेकिन भारत के संशोधन है, उन्होंने उपस्थित करके, शायद वो हमारे भास्कराचार्य हो गए, उन्होंने कहा है, उन्होंने लिखा है कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, इतना समय एक साल में पृथ्वी को लगता है। जो ऊपर के घंटे जो है, ऊपर का समय जो है, वो वर्ष में फरवरी का एक दिन बढ़ता है, फरवरी का एक दिन बढ़ता है, ये भी आप जानते। इतनी बारीक सी विज्ञान हमको प्राप्त किया, हमारे भारत के लोगों ने ही किया, लेकिन हमारा होके भी हम उसको भूल गए, हम उसको भूले, ध्यान में आया नहीं, और दूसरों का हम डंका बजाते रहे कि उन्होंने ये शोध लगाया, उन्होंने वो शोध लगाया। भास्कराचार्य का शोध तो 1150 का है,
और कॉपरनिकस का शोध 1530 का है, और न्यूटन का शोध जो है वो 16 से कुछ का है। अरे भास्कराचार्य तो 1150 में लिख कर रखा ना। तो ऐसे सभी अपन देखे आपने किताब लेकर, तो आपको ये मालूम होगा कि आप कितने हमारे देश में बौद्धिक क्षमता वाले लोग थे। हमारे महर्षि अरविंद घोष ने उनके एक किताब में लिखा है, और उसका उल्लेख पंडित जी नेहरू ने उनके डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किया है। क्या अरविंद घोष जी क्या बोले? अरविंद घोष जी ये बोले कि अरे उस जमाने का, बौद्ध के शुरू के ज़माने का कोई वहाँ का एक अपना रिश्तेदार यहाँ आ गया और आपने साथ बिठाया अपने साथ, तो बोलेंगे अरे 10 मौलिक मूल्य तुम्हारे पास थे, उसमें से तुम 9 खो गए, 9 खो गए। इतना तुम्हारे पास लचीलापन आ गया, इसके तुम्हारे पास उसका तुम भूल गए, ऐसे मुद्दों तुम भूल गए। शायद इतनी बौद्धिक क्षमता हमारी कम हो गई, शारीरिक क्षमता भी कम हो गई, और शारीरिक क्षमता भी हमारी कम हो गई, और सहनशीलता तो कहाँ रही। हम कभी कभी एक हॉल में बैठते, थोड़ी गर्मी हो गई तो पंखा लगा दे, या पंखा नहीं तो कैसे किताब से कुछ हवा लेते बैठते, नहीं मिला तो रुमाल निकाल के हवा लेते बैठते। कहाँ सहनशीलता हमारी? हम सहन नहीं करते सकते। अरे जब सहन करना है तो राणा संगा का नाम लो। राणा संगा का आप स्मरण कीजिए। 80 घाव आंख पे थे तो भी लड़ाई जाने के लिए तैयार थे। इतनी सहन शक्ति थी, इतनी सहन शक्ति। इतनी मत कमाओ लेकिन थोड़ी बहुत तो कमाओ। ये भी सिखाना पड़ेगा, स्कूल में सिखाना पड़ेगा। अरे 2 घंटे का कार्यक्रम है, 2 घंटे में मत उठो, बैठो, मत उठो। लेकिन नहीं, ध्यान में आए तो उठ जाते, ध्यान में आए तो आ गए, नहीं तो उठ गए। क्योंकि ये सहन शक्ति भी कम हो गई। ऐसे बहुत से अपने पास जो थे वो कम हो गए, उसको और बढ़ाना है। तो ऐसी बौद्धिक शक्ति बढ़ाना है, स्मरण शक्ति बढ़ाना है, शारीरिक शक्ति बढ़ाना है, सहनशीलता बढ़ाना है। ये सब हमने की जरूरत है। और इसीलिए मैं अपने साहित्य के बारे में भी और चिकित्सा के बारे में भी, आपको सबको मालूम है, आयुर्वेद, योगा है वगैरह सब, लेकिन साहित्य में अपन कम है क्या? वो मैक्स मुलर ने लिखा है। मैक्स मुलर के अपने बाजू का नहीं था। मैक्स मुलर तो अपने चिंतन का नहीं था, भारत की वो बहुत स्तुति करता था, ऐसा भी नहीं। लेकिन जिन्होंने लिखा उसका उल्लेख भी पंडित जी ने किया है। मैं ये किताब का क्यों आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपका विश्वास बैठे। हम बोले अतुल जी कोठारी ने लिखा है, तो आप बोले ठीक है, वो तो राइट वाले हैं, वो लिखेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो तो पुराणवादी है, आप बोलेंगे। लेकिन पंडित नेहरू तो ऐसे नहीं थे। मैक्स मुलर ने क्या कहा? मैक्स मुलर बोला कि हमारे हिंदुस्तान में 2 किताबें हैं कि हजारों साल से उसका पगड़ा भारत के लोगों पे है, अभी भी है, और कितने साल रहेगा मालूम नहीं। वो रामायण और महाभारत। मैक्स मुलर लिखता है ये 2 किताबें साहित्य की कि इतने सालों से भी हम अभी तक भूले नहीं, भूल में रह सकते। और ऐसे ऐसे ज्ञान
हमारे देश पे है। और आप देखें कि बाहर के देशों में इतने पुराने किताबें नहीं, 700-800 साल की उनके पास किताबें, उसके पहले की किताबें भी नहीं। हमारे पास तो हजारों साल की किताबें आप भी देखते होंगे, और आप उसी का भी अभी उसकी भी कोई रामायण महाभारत है, गीता है, ज्ञानेश्वरी है, और हमारे विनोबाजी भावे ने गीताई नाम का भी एक किताब लिखा है। और हमारा जो वेद हो गए, उपनिषद हो गए, उसकी चेष्टा भी लोगों ने की। अल्लाह उपदेश नामक किताब आ गया है, अल्लाह उपदेश। और ये जो हमारे जो वेद में उपनिषद में उसका मोड़ तोड़ की उसने, कुछ लोगों ने लिखा है अल्लाह उपदेश। शायद अपना जो उपदेश था, वेद थे, ऋग्वेद वगैरह वैसे थे, इसके उस पर ऐसा ही प्रयोग करना शुरू किया, और वो अभी किताबें मिलती है लिखा उन्होंने, हाँ, इसकी मोड़ तोड़ करके। और ऐसे ऐसे अपने पुराने बहुत सारे किताबें भी हैं। हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी एकात्म मानववाद, उन्होंने जो प्रेरणा दी है भारतीय ज्ञान संपदा का भी, वो सच्चे संवाद थे। उन्होंने कहा कि यष्टि नहीं समष्टि, यानी व्यक्ति नहीं तो समग्रता के कल्याण के लिए कार्य करे और गरीब लोगों के तरफ ध्यान दे, ऐसा उन्होंने कहा है। और इसके लिए हम ये भी जानते हैं कि अपना सारा लक्ष्य जो है अभी जो गरीबों के हित में होना। हमारे यहाँ मैं इसका भी उल्लेख किया कि राजस्थान एक शूरवीरों की भूमि है, इस शूरवीरों की भूमि है। वैसे यहाँ गौपालन भी अच्छा है, गौपालन का भी यहाँ बहुत आदर किया जाता है गाय का, और इसलिए धार्मिक प्रवृत्ति भी यहाँ ज़्यादा है। और धार्मिक प्रवृत्ति होने के बाद उनको ये भी उनका अध्यात्म पर भी उसका ओढ़ा है, अध्यात्म भी रुझाते, और इसीलिए उनमें जो एक अच्छी बात है कि वो सब लोगों के प्रति प्रेम रखते हैं, लोगों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, और उसमें सभ्यता भी है। ऐसे अपने भारत के लोग, राजस्थान के भी लोग हैं। और जब किसी मनुष्य के शरीर के में कुछ ईजा होती है तो सब लोग अपने को सब बुद्धि वगैरह सब परंपरा को ये करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा ही भारत के लोगों ने समझना चाहिए कि भारत में कौन से जिले का आदमी हो गया तो उसका नहीं, वो उसको दुख हुआ, अपने को दुख होना चाहिए। ये अपनी एकाग्रता चाहिए, अपनी एक दूसरों के लिए प्रति भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए। अभी एक दुर्घटना हुई हमारे स्कूल में, हुई एक जगह के स्कूल में, वो छत गिरा और 7 मासूम बच्चे गए। वो माता पिता को क्या लगा होगा, उसके परिवार को, उसके नाते संबंध को क्या लगा होगा, और वो गांव को क्या लगा होगा। बच्चे अंदर बैठे थे, वो बोल रहे थे कि वो कंकर गिर रहे, तो बाहर खड़े हुए मास्टर बोले कुछ नहीं जाता बैठो, कुछ नहीं हो रहा बैठो। ये भी सुनने को मिला, यही पढ़ने को मिला। ये तो ठीक नहीं है ऐसा। और केवल बच्चे गए, दूसरे कोई भी नहीं गए, बच्चे उस पे गए। और ये क्यों हुआ? इतने सालों से आप वहाँ रहते, रोज रहते, हमारे को वो बिल्डिंग का क्या स्थिति है ध्यान में नहीं आना। इतनी सी बारीक सी गोश्त है कि हमने ध्यान आना कि वो इतनी जर्जर हो गई बिल्डिंग,
तो आपने उसमें कुछ बर्बाद करने के लिए तो कुछ करना। मैं और भी कहीं देखा, हमारे राजभवन के परिसर में भी एक स्कूल है। राजभवन के परिसर में, राजभवन में जो हमारे सभी कर्मचारी वहाँ रहते, उनके बच्चे के लिए वो स्कूल था। लेकिन हमारे राजभवन के जो कर्मचारी है, उनका कोई बच्चा वहाँ पढ़ता नहीं, वो सब बाहर के स्कूल में पढ़ते, बड़े बड़े स्कूल में जाते, और बाहर के बच्चे वहाँ आते, दूर दूर से आते, गरीब बच्चे वहाँ आते। तो मैं भी देखा उस दिन जाके, तो वो हमारे भी उसके छत में कोई प्लास्टर गिरा था, और तो प्लास्टर गिरा तो उसको नीचे से उन्होंने प्लास्टर भी किया, मरम्मत भी की उसको। मैं उसको बोला, वो इंजीनियर को, और अरे ऐसी मरम्मत करने से क्या तुम्हारा नुकसान आगे नहीं होगा क्या? इससे होगा पूरा? इससे नहीं होगा। वो प्लास्टर क्यों गिरा? कि ऊपर से पानी टपकता, और मैं ऊपर जाके देखा तो मुझे लगा कि वहाँ बहुत पानी इकट्ठा हुआ, जमा हुआ, और वो फिर नीचे से आता है, वो थोड़ा थोड़ा, वो केवल टपकता नहीं, उस पर जो स्टील है उसको भी कमज़ोर करता है, उसको भी कमज़ोर करना है। मैंने बोला ऐसी मरम्मत करने से कुछ फ़ायदा नहीं। ये तो अपने आंख पे जो खुजली आती है या कुछ क्या बोलते, फोड़ बोलते हमारे इधर, तो वो आती है, तो उससे को भागेगा नहीं मलहम पट्टी से, उसको तो उसका खून तपासना पड़ेगा, और खून में क्या दोष है वैसा दवा देना पड़ेगा। तो नीचे से प्लास्टर से नहीं होगा। मैं ऊपर गया, देखा, तो मैं उसको बोला कि इसको अभी तुम वाटर प्रूफिंग करो। सारी इमारत को वाटर प्रूफिंग हो गई तो ये वो टपकना रुक जाएगा, अन्यथा तो नहीं रुक जाएगा। और मरम्मत हर साल करते, थोड़ा सा प्लास्टर करके छोड़ देते, उससे नहीं होगा। आप सभी ने देखना चाहिए। आप सभी लोग शिक्षा विभाग में काम करते, स्कूलों में काम करते, कॉलेज में काम करते, यूनिवर्सिटी में काम करते, तो आपने भी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में ऐसी नौबत न आना, इसलिए आप पहले उससे सतर्क करो। इतना मैं आपसे बात करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि ये 2020 की जो शिक्षा नीति अपने केंद्र सरकार ने लाई है, वो कोई 2-4 लोगों ने नहीं की। 1000 कुलपति थे और 1400 शिक्षाविद थे जिन्होंने अच्छा काम शिक्षा विभाग में किया। ऐसे लोगों ने 2 वर्ष एकत्र आके विचार करके, लिखान करके और पुराने सभी किताबों देखकर भी उन्होंने ये नई नीति बनाई है। और ये नई नीति में अभी 3 साल का बच्चा भी स्कूल में जाने की परमिशन है। ये पहले नहीं थी। 6 साल के बाद अब स्कूल में डालो। क्यों डालो? क्या उनमें ऐसा किया? वो 6 साल क्यों किए? क्यों? जब तक बच्चा तो दौड़ता है, इधर उधर घूमता जाता है, तो वो बहुत बड़ा होता है तो स्कूल से भी भाग जाएगा। भारत की शिक्षा में हमारे यहाँ बहुत विरोध भी हुआ। भारत के लोग अच्छे नहीं पढ़े, भारत के लोग ही निर्बुद्ध रहे, इसका भी लोगों ने प्रयोग किया। लॉर्ड मैकाउ ने तो वही किया, मैकाउ की शिक्षा पद्धति ने उन्हें वही किया, बहुत सारे लोगों ने किया। हमारे गुरुकुल बंद कर दिए। क्यों? कि तुमने पढ़ना नहीं। अरे काली बाई तो मालूम है आपको,
राजस्थान में काली बाई, अरे वो छोटी लड़की 13 साल की थी, उसका स्कूल बंद कर दिया और मास्टर ने ना बोला कि मैं स्कूल नहीं बंद करूंगा, तो उसको रस्सी से बांध के ट्रक को बांधकर खींच रहे थे। तो वो काली बाई खेत से वो घास काट के ला रही थी, तो वो उसको लगा कि हमारे शिक्षक को लेके जा रहे हैं, हमारे आचार्य को लेके जा रहे। वो बहुत उन्होंने वो घास का नीचे फेंक दिया और भाग गई। उसके हाथ में भी वो घास काटने का ये था, उससे उन्होंने वो रस्सी काटी और रस्सी काटी को मास्टर वो शिक्षक वहाँ से छूट गए। लेकिन वो अंग्रेजों के लोगों ने वो काली बाई को गोलियां मारी और गोलियां मारी, उसको समाप्त कर दिया। ये कई कितने साल की बात है, अरे जून 1947 की बात है, ज़्यादा नहीं, 1947 की बात है। और उसके बाद तो 4 महीने में अपने को स्वतंत्र भी मिला है। ये बात समझते तुम्हारे स्कूल बंद करो, क्यों? ये भी प्रयोग हुए, तुम्हारी भाषा मत सीखो, तुम्हारा पूर्व का ज्ञान मत सीखो, तुम्हारा इतिहास मत पढ़ो, इंग्लैंड का इतिहास पढ़ो, उनकी वाह करो, उनकी तरफदारी करो, ये हमको पढ़ाया। और ऐसे स्थिति में भारत की शिक्षा जो है वो नई शिक्षा से अपने को लगेगा कि पूर्व का भी ज्ञान आएगा, नया भी ज्ञान आएगा, और नया ज्ञान आ गया, पुराना ज्ञान मिलाकर अपनी बौद्धिक क्षमता निश्चित रूप से बढ़ाएगी। और ये बढ़ाने की ज़रूरत है, केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं, तो जिसकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, जिस राष्ट्र के बच्चे ये हमारे प्रतिभाशाली होते, टैलेंट होते, राष्ट्र भी बड़ा हो जाता है, देश के प्रति उसको बड़ा करने की कोशिश भी करता है। तो ऐसे टैलेंट लोग हमारे पास हो, और अमेरिका में भी टैलेंट की ज़रूरत है। वो मास्क ने बोला, एलन मास्क, वो तो अरबोपति है मोबाइल वाला, उन्होंने एक बार बोला कि हमारे अमेरिका में अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत है। और फिर वो ट्रम्प साहब ने भी बोला, हमको प्रतिभाशाली लोग चाहिए, प्रतिभाशाली, ये प्रतिभाशाली या अच्छे लोग ये हमको तैयार करना होगे। हम सब बच्चे वैसी माफक पढ़ाई करना होगा कि जो देश पे ज़्यादा टैलेंट इंजीनियर हो या कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, उस देश का भी फायदा होता है, समाज का फायदा होता है, राष्ट्र आगे चलता है। ये बात ध्यान में रखो, ऐसी शिक्षा पद्धति आप लागू करो और उस पर ध्यान देकर उसको बढ़ावा दो, इतनी विनंती करता हूँ और रुकता हूँ। धन्यवाद। मेरे शब्दों से कहीं ज़्यादा पूरे सदन की तालियां आपका अभिवादन और अभिनंदन कर रही है। माननीय, भारतीय इतिहास के गौरवशाली परंपराओं का स्मरण करवाने के लिए, अपनी गौरवमयी उपस्थिति के लिए और प्रेरणादायी बातें प्रदान करने के लिए पूरे सदन की ओर से आपका आभार, अभिवादन और अभिनंदन। हमारे बीच सुखाड़िया परिवार से श्री दीपक जी सुखाड़िया पधारे हुए हैं। उनका आग्रह था कि वे स्मृति चिन्ह के माध्यम से आदरणीय अतिथिगण का अभिनंदन करना चाहते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं दीपक जी से कि वे आज के कार्यक्रम के अतिथिगण, मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्यपाल महोदय को, मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर अतुल जी कोठारी को और विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता जी मिश्रा को स्मृति चिन्ह के द्वारा उनका अभिनंदन करें, स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय दीपक जी सुखाड़िया, हम सब जानते हैं सुखाड़िया परिवार से आप पधारे हैं। मोहनलाल जी सुखाड़िया राजस्थान के 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में हम सब लोग उन्हें जानते हैं। उन्हीं के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है और उन्हीं के नाम पर प्रतिवर्ष 31 जुलाई को
सुखाड़िया स्मृति व्याख्यान का आयोजन हो रहा है, उसी में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और उसी के दौरान आदरणीय दीपक जी अतिथिगण का अभिवादन कर रहे हैं उपने के द्वारा और स्मृति चिन्ह के द्वारा, और हम सब साथ देंगे तालियों के साथ में। पूरा सदन आदरणीय अतिथिगण का अभिनंदन कर रहा है, आभार कर रहा है। डॉक्टर अतुल भाई कोठारी का अभिनंदन कर रहे हैं। आदरणीय दीपक जी सुखाड़िया जो सुखाड़िया फैमिली से हमारे बीच में है, उपनय और स्मृति चिन्ह द्वारा अभिनंदन करने के लिए दीपक जी का बहुत बहुत आभार। अब कार्यक्रम के समापन की ओर मेरा आग्रह विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर वीसी गर्ग से कि वे आएँ और धन्यवाद ज्ञापित करें। कुल सचिव डॉक्टर वीसी गर्ग। माननीय मंचासीन अतिथिगण, विश्वविद्यालय परिवार के समस्त सदस्य, शहर से पधारे विशेषजन और साथियों, आज के इस गरिमामय अवसर पर मोहनलाल सुखाड़िया स्मृति व्याख्यान 2025 में आप सभी का सानिध्य हमें गौरवान्वित कर रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं आज के हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय कुलाधिपति महोदय और राज्यपाल महोदय का। आपका विश्वविद्यालय में आगमन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपके संरक्षण एवं मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय की प्रगति को नई दिशा मिलती है और आपके उद्बोधन ने हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को दी है, नई दृष्टि प्रदान की है, जिसके लिए विश्वविद्यालय परिवार आपका हमेशा ऋणी रहेगा। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार। इस व्याख्यान के मुख्य वक्ता शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज के इस अवसर के लिए समय दिया और भारतीय ज्ञान परंपरा जो भारतीय राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति का मूल आधार है, उस पर अपना अच्छा उद्बोधन दिया। उसके लिए हम सबको ज्ञान मिला। मैं विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा जी का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपनी दूरदृष्टि और अच्छे नेतृत्व से इस पूरे कार्यक्रम को अच्छा अंजाम दिया और विश्वविद्यालय के सभी अधिष्ठातागण, डीन डायरेक्टर साहबान, फैकल्टी मेंबर्स और पूरी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से इस आयोजन को अंजाम दिया। आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सम्माननीय मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब के परिवार के नीलिमा जी और दिलीप जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण जब पधारे हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका जो सानिध्य हमें मिला भविष्य में मिलता रहे। और माननीय मुख्य अतिथि जी और मुख्य वक्ता जी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपके उद्बोधन को हम पूरे विश्वविद्यालय में शैक्षिक स्तर पर भी लागू करने का पूरा कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद के लिए माननीय का धन्यवाद। कार्यक्रम राष्ट्रगान के साथ समाप्त होगा। कार्यक्रम उपरांत जब तक अतिथिगण सभागार से बाहर प्रस्थान नहीं करें तब तक अपने स्थान पर खड़े रहना है और उसके उपरांत अतिथियों के प्रस्थान के बाद हम सभी IT के लिए ऊपर जो हमारा है डाइनिंग हॉल, वहाँ पर आमंत्रित है राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय।